कहानी की शुरुआत होती है पैराडाइस नाम के छोटे से शहर से। यहाँ केविन स्कूल बस चलाते हुए पूरे टाउन में बच्चों को उनके घर ड्रॉप करता है। सभी बच्चों को छोड़ने के बाद वह बस डिपो लेकर जाता है और डिस्पैचर रूबी से एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मांगता है क्योंकि उसे अपने डेड फादर के मेडिकल बिल्स पे करने हैं। लेकिन रूबी कहती है कि अभी उसके पास कोई काम नहीं है। घर पहुंचते ही केविन को वेट का कॉल आता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में पता चलता है कि उसके डॉग का कैंसर फैल रहा है, इसलिए अब उसे गुड बाय कहना पड़ेगा। केविन अपने ओल्ड डॉग को गोद में उठाकर घर के अंदर आता है। तभी उसकी मदर बताती है कि उसका बेटा शॉन स्कूल जाने से मना कर रहा है। केविन उसे एजुकेशन इग्नोर करने के लिए डांटता है, लेकिन शॉन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह लाउड म्यूजिक चला देता है ताकि पिता की बात न सुने। केविन गुस्से में चिल्ला पड़ता है। तब शॉन भी गुस्से में कह देता है कि वह उससे हेट करता है और काश वह मर गया होता। ये सुनकर केविन टूट जाता है और क्वाइटली कमरे से बाहर जाकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद केविन अपने डॉग को वेट के पास ले जाता है। वह उसे गोद में पकड़े रहता है जब उसे पीसफुली सुलाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगली सुबह तेज विंड चलने लगती है। इसी दौरान ट्रांसमिशन टावर से एक टुकड़ा गिर जाता है और उससे स्पार्क्स निकलते हैं जो पास की ग्रास तक पहुंच जाते हैं। हवा की वजह से ये स्पार्क्स जल्दी ही फायर बन जाते हैं और तेजी से फैलने लगते हैं। सड़क से गुजर रहा एक ट्रक ड्राइवर इसे देखकर इमरजेंसी लाइन पर कॉल करता है। 2 फायर ट्रक्स तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नॉर्मल रोड ऊपर तक नहीं जाती। मजबूरी में उन्हें नैरो माउंटेन रोड लेना पड़ता है, इसलिए वे स्लोली और केयरफुली ड्राइव करते हैं। इससे फायर को फैलने का और टाइम मिल जाता है। जब वहां भी एक्सेस पॉइंट नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाकर नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। उधर केविन काम पर जाता है और शॉन को बार बार टेक्स्ट करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद उसकी मदर कॉल करके बताती है कि शॉन को वॉमिटिंग हो रही है और फीवर भी है, यानी वह झूठ नहीं बोल रहा था। केविन गैस भरवाने रुकता है और कहता है कि वह जल्दी कॉल करेगा, लेकिन लॉन्ग लाइन की वजह से उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। रूबी उसे कॉल करके डांटती है और बस तुरंत डिपो लाने को कहती है। केविन जल्दी ड्राइव करते हुए डिस्टेंस में स्मोक देखता है। वह फार्मेसी पर रुककर मेडिसिन लेता है। तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वह बताती है कि शॉन उससे बात करना चाहता है और उसके घर जाना चाहता है, लेकिन वह अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर जा रही है। केविन कहता है कि वह सब हैंडल कर लेगा और फोन रख देता है। उधर फायर फाइटर्स इकट्ठा होकर सिचुएशन डिस्कस करते हैं। फायर करीब 300 एकर्स में फैल चुकी है और विंड उसे कैनियन की तरफ पुश कर रही है। पास में 800 लोगों का छोटा टाउन है जिसे वार्न करना चाहिए, लेकिन पैराडाइज दूर होने की वजह से उन्हें लगता है कि अभी खतरा नहीं है। लेकिन तभी पहली फायर से 3 माइल्स दूर दूसरी फायर मिलती है जिससे पावर आउटेज हो जाता है। एक फायर फाइटर छोटे टाउन पहुंचकर हेवी स्मोक और उड़ती चिंगारियों की रिपोर्ट देता है। अब सिचुएशन उम्मीद से ज्यादा खराब हो चुकी है। अलग अलग जगह फायर्स शुरू होने लगती हैं और लोग पैनिक करने लगते हैं। विजिबिलिटी भी तेजी से कम हो रही है। चीफ समझ जाता है कि यह एक ह्यूज फायर है, इसलिए तुरंत इवैक्यूएशन शुरू करना पड़ेगा। फायरमैन घर घर जाकर लोगों को जल्दी निकलने को कहता है। कुछ लोग जल्दबाजी में केयरलेस ड्राइविंग करते हैं और कार्स क्रैश होने लगती हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं होती उन्हें फायरमैन अपने ट्रक में बैठा लेता है। फ्लेम्स इतनी पास आ चुकी हैं कि कई लोगों को बर्न्स भी लग जाते हैं। सबको व्हीकल्स में बैठाकर फायरमैन कन्वॉय बनाता है और लोकल्स को अपने पीछे फॉलो करने को कहता है। थोड़ी देर बाद एयर टैंकर्स आते हैं और एरिया में फ्लेम रिटार्डेंट गिराने लगते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से सही टारगेट पर एम करना मुश्किल हो जाता है। चीफ उन्हें फिर से ट्राई करने को कहता है और नेबरिंग सिटीज से और फायर ट्रक्स मांगता रहता है। कॉन्वॉय आगे बढ़ने में स्ट्रगल करता है क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है। जगह कम होने की वजह से कार्स फ्लेम्स के पास से निकलने की कोशिश करती हैं और कई और क्रैशेस हो जाते हैं। कुछ लोग गाड़ी छोड़कर पैदल भागने लगते हैं। जैसे ही लोग क्रीक की तरफ दौड़ते हैं, एक आदमी आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन उसका नेबर उस पर ब्लैंकेट डालकर उसे बचाता है। फायरमैन रेडियो पर बार बार सपोर्ट मांगता है क्योंकि बर्न ओवर करीब आ रहा है। फायर ट्रक्स रास्ते में ऑब्स्टिकल्स मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। एयर टैंकर्स दूसरी बार रन करते हैं, लेकिन फ्लेम रिटार्डेंट का कोई असर नहीं होता। आखिरकार जब बर्न ओवर क्रीक तक पहुंचता है तो फायरमैन सबको तुरंत पानी में डाइव करने को कहता है। सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। ठीक उसी समय फ्लेम्स उनके ऊपर से गुजरती हैं। चीफ और उसकी मेन टीम परेशान हो जाती है क्योंकि उनका कांटेक्ट फायरमैन से टूट जाता है। लेकिन कुछ मिनट बाद फायरमैन का कॉल आता है। वह बताता है कि सभी जिंदा हैं, हालांकि कई लोगों को बर्न इंजरीज लगी हैं। वह वार्निंग देता है कि फायर बहुत तेज फैल रही है और अब पैराडाइज तक पहुंच जाएगी। इसी बीच बर्ड्स आग से बचकर सड़क पार करते हैं और केविन की बस लगभग क्रैश हो जाती है। वह जल्दी से लेन बदलकर पुलिस और 2 फायर ट्रक्स को रास्ता देता है। स्मोक और ज्यादा घना होता जा रहा है। केविन शॉन को कॉल करके वॉइस मेल छोड़ता है जिसमें वह उनसे हुई लड़ाई के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि काम के बाद मेडिसिन लेकर आएगा। उधर हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं फायर फाइटर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसी समय पैराडाइज टाउन हॉल को ईस्ट पैराडाइज के इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन फोन लाइंस बंद हो जाती हैं। जब वे अलर्ट भेजने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम भी डाउन मिलता है। एयर टैंकर्स उड़ते रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से कोई खास असर नहीं होता। फायर फाइटर्स और चॉपर्स समझ जाते हैं कि हवा बहुत तेज है, इसलिए वे ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगे। फायर आखिरकार कैनियन पार कर जाती है और अब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। पैराडाइज के एक स्कूल में मैरी अपने स्टूडेंट्स को काम रखने की कोशिश कर रही होती है। अभी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स नहीं मिले होते, लेकिन प्रिंसिपल इंतजार नहीं करना चाहता और टीचर्स से कहता है कि बच्चों को घर भेज दो। कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेने आ जाते हैं और टीचर्स बाकी फैमिलीज को कॉल करने लगते हैं। सड़क पर केविन को उसकी एक्स वाइफ का फिर कॉल आता है। शॉन उसी से कांटेक्ट कर रहा होता है। केविन बस साइड में रोककर बात करता है, लेकिन उसकी एक्स कहती है कि शॉन केविन के साथ रहना नहीं चाहता और उसकी हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए। कॉल कट होने के बाद केविन शॉन के फोन पर मैसेज छोड़ता है कि वह अब घर जा रहा है। केविन बस घुमाता है, जिससे कुछ ड्राइवर्स नाराज हो जाते हैं। तभी रूबी सभी बसेस को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें व्हीकल्स वेस्ट डिपो लेकर जाना है, चाहे अभी किड्स बस में हो। इधर स्कूल में फाइनली इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अलर्ट सिस्टम डाउन होने की वजह से टाउन हॉल रेडियो के जरिए मैसेज फैलवा रहा होता है। मैरी तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उससे अपने बच्चे को दूसरे स्कूल से पिक करने को कहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड शहर से बाहर है। उसके स्कूल में अभी भी कई बच्चे बचे होते हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आता, इसलिए प्रिंसिपल बस डिपो को कॉल करता है। रूबी सभी ड्राइवर्स से वॉलंटियर मांगती है, लेकिन बाकी बसेस फुल होती हैं, इसलिए केविन को ही यह काम लेना पड़ता है। इसी दौरान फायरमैन को आखिरकार एंट्री पॉइंट मिल जाता है और वे होजेस से काम शुरू करते हैं, जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। भारी ट्रैफिक से बचते हुए केविन स्कूल पहुंचता है और अंदर जाकर सबको जल्दी मूव करने को कहता है। बाहर आते ही ऐश गिरने लगती है, इसलिए सभी लोग हुड पहन लेते हैं। जैसे ही बच्चे बस में चढ़ते हैं, एक मदर आखिरी समय पर अपने बेटे को लेने पहुंच जाती है। मैरी स्कूल में रुककर लॉक करने की बात करती है, लेकिन केविन कहता है कि वह बच्चों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसे साथ चलना पड़ता है। बस चलने के बाद मैरी केविन को इवैक्यूएशन रूट दिखाती है। केविन को वह रास्ता पसंद नहीं आता क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्लो है, लेकिन मैरी कहती है कि ऑफिशियल प्लान फॉलो करना जरूरी है। उधर चॉपर्स में फायर फाइटर्स रोड्स पर जैम देखकर चिंतित हो जाते हैं। वे एक एग्जीबिशन सेंटर के पास लैंड करते हैं, जो इंसिडेंट का हेडक्वार्टर्स बन चुका है। चीफ पूरे टाउन को इवैक्यूएट करने का फैसला करता है क्योंकि फायर कैनियन से नीचे आ रही है। वह पावर कट करने का भी ऑर्डर देता है। फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स बस के पास से गुजरती रहती हैं, जिससे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। मैरी उन्हें काम करती है। इसी दौरान केविन अचानक बस घुमा देता है और दूसरा रास्ता लेता है। मैरी नाराज होती है, लेकिन केविन बताता है कि ट्रैफिक जैम उन्हें मार सकता है। वे एक ऐसे रोड पर पहुंचते हैं जहां कम कार्स होती हैं, लेकिन साइड में फायर लगी होती है। केविन सही समय पर बस तेज चलाकर आने वाले ट्रक से बच जाता है। डिपो में रेड अलर्ट मिलते ही एम्प्लॉइज भागने लगते हैं। रूबी थोड़ी देर रुकती है, लेकिन रेडियो सिस्टम डाउन होने से केविन से कांटेक्ट नहीं कर पाती और आखिर में वह भी निकल जाती है। बस में केविन और मैरी पैराडाइज में बड़े होने और टीनेजर को पालने की मुश्किलों पर बात करते हैं। ईस्ट पैराडाइज में फायर तेजी से फैल रही होती है। हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विंग भी आग पकड़ लेता है, इसलिए पेशेंट्स को निकालना पड़ता है। विंड और स्मोक की वजह से एयर अटैक रुक जाता है। रोड्स ब्लॉक होने लगती हैं और ट्रैफिक और स्लो हो जाता है। लोग कार्स छोड़कर पैदल भागने लगते हैं, इसलिए चीफ अबैंडन्ड व्हीकल्स हटाने का ऑर्डर देता है। बस में केविन बेचैन हो रहा होता है क्योंकि ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा। वह शॉन को बार बार कॉल करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। उसे याद आता है कि उसने इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए नंबर्स रजिस्टर नहीं किए थे, इसलिए फैमिली को इवैक्यूएशन की खबर नहीं मिली होगी। अचानक सड़क के पास एक हाउस में आग लग जाती है। बच्चे पैनिक करने लगते हैं और मैरी जल्दी से उन्हें विंडोज से दूर ले जाती है। कार्स में बैठे ड्राइवर्स भी पैनिक करने लगते हैं और आगे निकलने की कोशिश में बस का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मजबूर होकर केविन मैरी को स्टीयरिंग संभालने को कहता है और खुद नीचे उतरकर पुलिस से बात करने जाता है। पुलिस ट्रैफिक रीडायरेक्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि पहले फायर ट्रक को निकलना जरूरी है। थोड़ी बहस के बाद केविन खुद ही कार्स को गाइड करने लगता है। वह उन्हें दूसरी लेन में भेजता है और फायर ट्रक व बस के लिए रास्ता खोल देता है। मैरी बस को थोड़ा आगे निकालती है और फिर स्टीयरिंग वापस केविन को दे देती है। अब वे ठीक स्पीड से चलने लगते हैं, लेकिन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां भी आग लगी है। केविन और मैरी नीचे उतरकर लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी मैरी को याद आता है कि एक लड़की डर के मारे सीट के नीचे छिपी हुई है। वह उसे गले लगाकर बाहर निकालती है। केविन फिर से व्हील संभालता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। एग्जीबिशन सेंटर पर चीफ को पता चलता है कि अभी तक सिर्फ 8,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जबकि 30,000 लोग अभी भी फंसे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता प्रोपेन फैसिलिटीज होती हैं, इसीलिए चीफ उन्हें प्रायोरिटी बना देता है। गिरती हुई पावर लाइंस रोड्स ब्लॉक कर रही होती हैं, इसलिए कुछ फायर फाइटर्स उन्हें काटने में लग जाते हैं। इधर बस फिर ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। केविन साफ आसमान देखकर साउथ वेस्ट जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचने के लिए 2 रोड्स होती हैं, एक शॉर्ट लेकिन बहुत नैरो और डेंजरस टर्न्स वाली, दूसरी लंबी लेकिन सेफर। वे लंबा रास्ता चुनते हैं। तभी एक पावर लाइन गिरकर जमीन से टकराती है और स्पार्क्स निकलते हैं। केविन पोल्स पर नजर रखते हुए बस को बचा लेता है, लेकिन बाकी कार्स पैनिक में कंट्रोल खो देती हैं। गिरते केबल्स और पोल्स से रास्ता और मुश्किल हो जाता है। बच्चे डरकर चिल्लाने लगते हैं। केविन तेजी से टर्न्स लेते हुए बस को बचाता है और फेंस तोड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि फ्लेम्स और भी ज्यादा हैं और यहाँ भी जैम लगा हुआ है। फायर फाइटर्स होजेस से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम है। जब एक आदमी
आग की चपेट में आता है, मैरी बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ करने लगती है ताकि वे डरे नहीं। अचानक लूटर्स सड़क पर दिखाई देते हैं और एक ट्रक लूटने लगते हैं। वे बस को घेर लेते हैं और अंदर आने की मांग करते हैं। केविन और मैरी बच्चों को विंडोज से दूर रहने को कहते हैं। एक आदमी गन लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो केविन उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। तभी मैरी को लेफ्ट लेन में गैप दिखता है और केविन तुरंत बस घुमाकर जैम से निकल जाता है। अब वे नैरो रोड ढूंढने लगते हैं। इवैक्यूएशन सेंटर पर हजारों टेंट्स लगाए जा रहे होते हैं। रूबी सुरक्षित पहुंच जाती है लेकिन केविन नहीं मिलता। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं तो रूबी उन्हें भरोसा दिलाती है कि केविन बच्चों को बचा लेगा। बस में बच्चे गर्मी और प्यास से परेशान हो जाते हैं। मैरी उन्हें होमवर्क शीट से हवा करने को कहती है लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एसी से स्मोक अंदर आने लगता है, इसलिए केविन एसी बंद कर देता है। एक लड़की बेहोश होने लगती है तो मैरी पानी ढूंढने के लिए बस रुकवाती है। वह अकेले बाहर जाती है और केविन से कहती है कि अगर आग पास आए तो वह बस लेकर निकल जाए। मैरी स्मोक और ऐश के बीच हर आरवी चेक करती है। केविन गैस टैंक के पास आग देखकर उसे जल्दी आने के लिए चिल्लाता है। आखिरकार मैरी एक आरवी का दरवाजा तोड़कर पानी की बोतल्स ढूंढ लेती है। वापस आते समय वह सर्वाइवर्स को देख छिपती हुई चलती है ताकि कोई लूट न ले। तभी गैस टैंक एक्सप्लोड हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं लेकिन मैरी आवाज सुनकर बस तक वापस पहुंच जाती है।